यहाँ पर स्वतंत्र मनुष्य स्वयं से हो सकता है, कभी बाहर से स्वतंत्र नहीं हो सकता। बाहर के कितने भी सोशोलॉजिस्ट आकर के यह कहें कि साम्यवाद की स्थापना हो सकती है, साम्यवाद की स्थापना हो सकती है, उस देश में साम्यवाद, इस देश में साम्यवाद की स्थापना हुई, कुछ तथ्य दे दिए जाएंगे आपको, आपसे कह दिया जाएगा कि साम्यवाद की उस देश में स्थापना हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम देखोगे धीरे धीरे कि साम्यवाद की स्थापना बाद में फिर वही उसी में बदल जाएगी, फिर से वर्ग बन जाएगा। वर्ग बनने में वक्त लगता कहाँ है? आप देखिए, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हर एक वर्ग ने, हर मनुष्य ने सोचा था, हर देशवासी ने, हर भारतवासी ने सोचा था कि हम सभी स्वतंत्र होंगे, हम सभी स्वतंत्रता के पश्चात साधनों पर अपना स्वामित्व रखेंगे, अपने अनुसार एक नया समाज बनाएंगे, अच्छा समाज बनाएंगे, ऊंचा समाज बनाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ, बस कुछ सफ़ेद श्वेत गोरे अंग्रेज काले अंग्रेजों के हाथों में शासन दे गए। तब गोरे अंग्रेज शासन कर रहे थे, आज काले अंग्रेज शासन कर रहे हैं। अंतर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। पूंजीपति वर्ग तो अब भी वही है और पहले भी वही था। दरअसल यह हो ही नहीं सकता। इस पर मुझे दुष्यंत कुमार की एक गजल याद आती है कि कहाँ तो चिराग तैता हर घर के लिए, कहाँ मैसर नहीं शहर के लिए। देश, हर भारतवासी ने सोचा था कि घर घर में दिए जलाएंगे हम, हमारे हाथों में स्वामित्व होगा। लेकिन अब तो उजाला पूरे शहर में भी नहीं है, चारों तरफ अंधेरा छा गया है। एक तीखा व्यंग्य किया है दुष्यंत कुमार ने। एक बात याद रखो कि अगर इस विश्व में से संघर्ष समाप्त हो गया तो जीवन समाप्त हो जाएगा। हमें संघर्ष समाप्त करना है। संघर्ष को समाप्त मत करो, लेकिन संघर्ष करते जरूर रहो समाप्त करने के लिए। हम अपने जीवन को समझते नहीं हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में से सारे दुख दूर हो जाएं, कुछ ना करना पड़े, संघर्ष ना करना पड़े। लेकिन तुम याद रखना कि अगर संघर्ष खत्म हो गया ना जीवन में से, तो फिर तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। स्ट्रगल इज द सिनोनिम्स ऑफ लाइफ। लाइफ स्ट्रगल है और स्ट्रगल लाइफ है, ये पर्याय है। कोई अंतर नहीं है संघर्ष और जीवन में। बहुत से लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, कब खत्म होगी? अरे प्रॉब्लम ही जीवन है, बस उसका समाधान करते रहो। मत इनसे सुखी हो जाओ, मत इनसे दुखी हो जाओ। अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए तो खुशी से टूट भी मत जाओ, ऐसा भी मत कर लो कि बस हो गया सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है। और ना ही दुखी हो जाओ। यदि यदि तुम्हारी हार हो जाए तो दुखी होने की जरूरत नहीं, जीत हो जाए तो दुखी होने की जरूरत नहीं। जीत में ज़्यादा सुखी मत हो, हार में ज़्यादा दुखी मत हो, बल्कि एक ऐसा आधार रखो कि जिसमें शांति रहे। खुशी दुखी ये कुछ नहीं होते, ये बस बहकाने वाली बातें हैं, कुछ होता नहीं है। स्ट्रगल होता है, बस स्ट्रगल ही लाइफ होती है। बाकी तो बचकानी बातें हैं, लोगों की कमजोरियों के खुले प्रतीक हैं। कोई रोता है तो कमजोर है, कोई हंसता है तो वो भी कमजोर है, क्योंकि कोई खुशी नहीं सह पा रहा, कोई दुख नहीं सह पा रहा। सभी मूर्खताओं के अलग अलग तरह के चक्रव्यूह हैं, जिनको तुम्हारे मन ने चारों तरफ से खींच खींच करके बना लिया है। इसलिए संघर्ष ना तो इस विश्व से कभी खत्म होगा और ना कभी खत्म हो रहा है। अभी रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है। अरे अटैक होते रहेंगे, अब भी हो रहे हैं, पहले भी हुए थे, आगे भी होते रहेंगे। विश्व का नियम ही ऐसा है। जंगल में जाओ, वहां संघर्ष। संसार जंगल है भाई, यहाँ जानवर जीते हैं। अगर तुम्हें जानवरों से अलग जीवन जीना है मनुष्य का, तो तुम भौतिक स्तर पर जानवर ही रहोगे। अंदर से मनुष्य, तुम कितने बड़े मनुष्य हो, ये बात तुम कभी बाहर नहीं बता पाओगे, क्योंकि बाहर तो जंगल है जी। और कभी भी बाहर बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम जीवन जीना चाहते हो तो अंदर से ही जियो, उसका केंद्र अंदर रखो। बाहर केंद्र रखा तो बाहर तुम केंद्र रख करके जी ही नहीं सकोगे, क्योंकि जिया ही नहीं जा सकता।
लोगों से उम्मीदें मत करो, क्योंकि उम्मीद दुख की जननी है। तुम उम्मीद करते हो, और ये जंगल क्या उम्मीदें पूरी करेगा? जानवरों से उम्मीदें करते हैं बेवकूफ़ों। अपने शरीर से भी उम्मीद मत करो, क्योंकि तुम्हारा शरीर जंगल का हिस्सा है, वो भी जंगल है। अपना शरीर जंगल है तो फिर गैरों की बात की क्या जाए? अपने मनुष्य के अस्तित्व को देखो। मनुष्य क्या है? मनुष्य है अपने अंदर का रियल अस्तित्व, रियल वैल्यू। उसको पूर्ण रूपेण पहचाना नहीं जा सकता, परंतु उसको पहचानने के प्रयास में अपनी जिंदगी लगा देनी चाहिए। जिंदगी बहुत सरल और सीधी है, आराम से जी सकते हो तुम, परंतु तुम डर से उसे इतनी टेढ़ी बना लेते हो कि जीने से भी डर नहीं लगता है तुम्हें। जीने से डर लगता है, बताओ? जबकि जीना सरल है, मरना कठिन, और तुम मरना सरल और जीना कठिन बना लेते हो। उल्टा सिस्टम हो जाता है बिल्कुल। तुम क्या करते हो? प्रॉब्लम से डरते हो, सोचते हो कि प्रॉब्लम आए ही ना। बताओ, प्रॉब्लम नहीं आना मौत है, प्रॉब्लम आना जिंदगी। तो प्रॉब्लमों को आने दो, जिंदगी को आने दो। समस्याओं से जूझते जूझते थको नहीं, थक जाओ तो आराम कर लो। शरीर थकता है, तुम थोड़े ही थकोगे भाई। थकने का गुण तुम में थोड़े ही है, वो तो इस गैर में है। शरीर जिसे कहते हैं, जिसे बॉडी कहते हैं, इसमें है, तुम में थोड़े ही है। इसलिए जो जीने की कला है उसका केंद्र अलग रखो, जंगल से उम्मीद मत रखो। और ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होंगी। ये जो स्ट्रगल है ये हमेशा चलता रहेगा। कार्ल मार्क्स गलत कहता है, वो कहता है ना कि साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। साम्यवाद की स्थापना कभी नहीं होगी। ऐसा लगता है कि साम्यवाद की स्थापना हुई, जैसे हमें लगा था कि स्वतंत्रता प्राप्त हो गई हमारे देश को। हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई, फिर वर्ग बन जाएंगे। तुम्हें पता नहीं, अगर स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती तो गांधी जी की मौत क्यों होती? कोई वर्ग बन रहा है। मनुष्य क्या सोच सकता है? अंदर ही अंदर कितने वर्ग बने पड़े हैं। तुम क्या सोचते हो आज की जाति प्रथा खत्म हो गई? संविधान में क्लियर लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि लिंग जाति वेद के आधार पर कोई भी, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि कोई भी इनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के स्थान, जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है? कोई करता है पालन? है कहीं समानता का अधिकार? कहाँ गए सब? बाहर से तुम जबरन समानता नहीं थोप सकते। तुम बाहर से कितना भी कह लो कि जाति प्रथा खत्म करो, वो मन से खत्म होती है भाई। जाति प्रथा बाहर से खत्म नहीं हो सकती। ये सब बचकानी बातें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण देखो, समाज एक जंगल की तरह तो है ही, तो उसमें जंगल की तरह ही कानून बनाने पड़ते हैं, संविधान बनाना पड़ता है। संविधान बनाना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है, बनाना चाहिए। और बन भी गया, बनाना भी चाहिए था। ऐसा नहीं कि संविधान में जो लिखा है उसको हम नहीं मानते और उसको बस बाहर के स्तर पर मानते हैं। बाहर के लिए बहुत से मूर्ख कहते हैं कि हम जी गीता नहीं पढ़ेंगे, संविधान है ना हमारे पास। अरे मूर्खों, वो देश को चलाने के लिए है, तुम्हें चलाने के लिए नहीं। तुम चलोगे उससे? संविधान में तो संशोधन करने पड़ते हैं, लेकिन जिंदगी की जो वास्तविकताएं होती हैं उनमें संशोधन नहीं करने पड़ते, क्योंकि जिसमें संशोधन करना पड़े उसमें तो कमी है ना, कोई कमी है ना, तभी तो संशोधन होता है। गीता में तो आज तक कोई संशोधन ही नहीं हुआ, और ना कोई कर सकेगा, क्योंकि संशोधन होती ही नहीं है। उसका ज्ञान ही ऐसा है, उसमें कमी ही नहीं है, पूर्ण है ना। हर कोई इंसान सोचने का स्तर बदल लेता है गीता से। गीता को समझने के स्तर अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उसका संशोधन नहीं होता। गीता didn't have any amendments and don't have any amendments and कभी भी रखेगी भी नहीं, रख भी नहीं रही है, ना आने वाले समय में ऐसा कभी होगा कि इसमें कोई अमेंडमेंट्स करना पड़े, कोई बदलाव लाए कि नहीं साहब गीता के इस श्लोक को बदल दो। ऐसा कभी नहीं होगा, उसमें अमेंडमेंट्स नहीं होते। वो कालातीत है, वो काल की चपेट में नहीं आती। तो भगत सिंह की सोच, जो विचारधारा थी, वो थोड़ी बहुत कार्ल मार्क्स से प्रेरित थी। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में जब अपनी भारतीय नौजवान सभा का विलय किया था, विलय इसलिए किया था क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अन्य कई चाकोरी कांड में सम्मिलित लोगों को, कई लोगों को, शायद 3-4 लोगों को फांसी और कुछ लोगों को आजीवन कारावास हो गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को तो फांसी हो गई थी, तो उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर के अपना विलय कर दिया था।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में विलय करते हुए भगत सिंह ने यह घोषणा उस समय की थी जब उन्होंने इस दल की स्थापना अपनी नौजवान भारतीय सभा को विलय करते हुए जब कही थी, तो उन्होंने ये बात कही थी कि औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद भारत की जो आम जनता है उसको पूंजीवाद के खात्मे और समाजवाद की स्थापना के लिए संघर्ष करना ही होगा। भले ही हम औपनिवेशिक सत्ता को अभी क्यों ना खत्म कर दें, हम जिस औपनिवेशिक सत्ता में जी रहे हैं उसको खत्म करना, अभी खत्म कर देने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमें तो पूंजीवाद को समाप्त करना है ना। दरअसल भगत सिंह का यह कहना उसके अनुकूल है, क्योंकि मनुष्य प्रॉब्लमों में फंसे हुए हैं। भगत सिंह सीधा सॉल्यूशन की बात करते हैं। मैंने अभी कहा कि साम्यवाद स्थापित नहीं किया जा सकता, परंतु हमें स्थापित करने की कोशिश नहीं करें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। स्थापित नहीं किया जा सकता, हम भी जानते हैं। अरे विश्व को क्या बदलेगा कोई, ये तो है ही उल्टा। इसलिए यहाँ पर कोशिशें होती हैं। ये तो एक प्रयोगशाला है, ये तो एक व्यायामशाला है अपने आप को मजबूत करने की। यहाँ तो व्यायाम करने आओ। यहाँ के डंबल, यहाँ की मशीनें ये बदलेंगी नहीं, ये तो ऐसी की ऐसी पड़ी रहेंगी। तुम बदलोगे, बस तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तुम्हारी चेतना मजबूत होगी। ये संसार पहले से मजबूत है और सही है, और न साम्यवाद स्थापित। प्रकृति का नियम ये विनाश विकास। तुम जब जब विकास करोगे वो विनाश कर देगी, तुम जब जब विनाश करोगे वो विकास कर देगी। नियम ये सब चलता है। तो भगत सिंह का ये कथन केवल इसलिए है कि वो बता रहे हैं इस बात को कि हम युवा हैं और हम अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़ते। अपने अधिकारों के लिए हर समय लड़ते रहो, हर समय लड़ाई जरूरी है। और भगत सिंह का कथन है लगातार चलना, लगातार चलते रहना, ये कहना चाहते हैं भगत सिंह। जाति प्रथा का जहर किस हद तक हमारे भारतीय समाज में भरा हुआ था ये हम सब जानते हैं, फिर भी मुंह फोड़ लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर के 14 भाई बहन थे, और जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, जो ऊंचे जाति के अपने को समझते थे, मैं तो उनको नीच कहता हूँ। जितना कोई अपने आप को ऊंचा समझे उतना नीच। खैर मेरे विचार तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुम्हें वो बात बता दे। मैं क्या करता हूँ कि कहते कहते किसी और टॉपिक पर चला जाता हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि उसी टॉपिक को बताऊँ जो टॉपिक चल रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी भी बात होनी भी चाहिए। लेकिन पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि BR अम्बेडकर के जो भाई बहन थे वो शोषण के कारण, गरीबी के कारण, लोगों के ताने और समाज के दबाव और मानसिक प्रेशर से उनकी कई भाई बहनों की मौत हो गई थी। और जो जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर निम्न जाति से यही भीमराव अम्बेडकर जाते थे, तो वहाँ पर उनका बहुत ही अलग उनके साथ व्यवहार किया जाता था। उनको पानी पीने के लिए अलग, मतलब उनको दिखाया जाता था कि तुम मनुष्य नहीं, जानवर से भी नीचे हो। क्या क्या करते हैं, जानवर को अगर पानी पिलाने के लिए कहा जाए तो वो पानी दे देंगे, लेकिन एक मनुष्य को जो नीच जाति का है उसको पानी पिलाएंगे तो पानी उसको पिलाने में बड़ा हिचकिचाएंगे। उसका सिर नीचे रहना चाहिए, भले ही भैंस को किस कर लेंगे, कुतिया के साथ खेलेंगे। बड़ी अलग सोच बन गई है। आजकल के मनुष्यों को देखो, कुत्ते पालते हैं पर मनुष्य से नफरत करते हैं। आज भी जाति प्रथा चरम पर है, अभी मनों से गई थोड़ी है, कभी नहीं जाएगी। बड़े बड़े महान लोग इससे दूर नहीं हुए। बड़े बड़े लोग जो बहुत पढ़े लिखे समझते हैं अपने आप को, वो इस जाति प्रथा के जंगल से छूट नहीं पाए। ये हल्के पतरे लोग कैसे छूटेंगे। महात्मा गांधी को देखो, गांधी कहते हैं BR अम्बेडकर से कि देखो अम्बेडकर, तुम ये गलत कह रहे हो। वो तो बरकरार रखना चाहते हैं पहले उस 4 आश्रम वाली बातों को, चतुर्थ वर्णों के अनुसार ही विभाजन आज भी जाते हैं। अरे जो गया उसको जाने दो। आज भी गांधी इरविन समझौता करना पड़ता है। गांधी भी सहमत नहीं होते हैं क्योंकि उन पर विचार है, उनके विचार वही हैं। पुरानी भारतीय संस्कृति से बहुत कुछ विचार उठाए गए हैं, तो उनका माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है। मैं नहीं कहता कि गांधी जाति प्रथा को समाप्त नहीं करना चाहते थे, शोषण करवाना चाहते थे, ऐसा नहीं है।
लेकिन फिर भी एक पूर्ण रूपेण कलेक्टी, एक नवीन समुदाय, एक नई समाज की सोच को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। वो तो पुराने तरीके से ही चतुर्थ वर्ण बनाओ, लेकिन उनमें भेदभाव मत करो, वर्ण भी अलग होते हैं। बड़ी अजीब से अजीब जो गांधी में समझौता हुआ था उसमें उन्होंने दलीलें बड़ी ऐसी ही दी थी। उनका जो अम्बेडकर जी से वाद विवाद भी कई बार हुआ था, तो उसमें ऐसी बातें आप देख सकते हैं। आपको और भी कुछ ऐसे उदाहरण बताता हूँ। त्रावणकोर नाम की जगह है केरल में। जब 19वीं शताब्दी का प्रारंभ ही था, समथिंग 1810-15 के इर्द गिर्द या पहले इसी समय की बात थी। 19वीं शताब्दी का प्रारंभ था। तो उस समय पर त्रावणकोर में वहाँ का जो राजा हुआ करता था, वहाँ की बेवकूफ़ियाँ आपको हिला देंगी, ऐसी सच्चाइयाँ छिपी हुई हैं। त्रावणकोर में जो राजा था उसने एक नियम बनाया हुआ था कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो सिर नीचे करके चलेंगे, और ये नियम है निम्न जातियों के लिए कि वो अपना सिर ऊंचा नहीं उठाएंगे, वो सिर नीचे करके चलेंगे। और अगर उन्होंने सिर उठाया तो उन्हें हेड टैक्स देना पड़ेगा, सिर का कर, सिर उठाने का कर। सिर नहीं उठाना है, उन्हें नीचे सिर रखना है। बेवकूफ़ियाँ इतनी हुई हैं आप सोच नहीं सकते। उसी त्रावणकोर में एक लड़की थी, उसका नाम था नांगेली। हालांकि ये कथा हमने इधर उधर देखी है, मैंने कुछ कहीं एक जगह पढ़ी थी मैंने। तो वहाँ पर वहाँ के जो राजा थे उन्होंने जो निम्न जाति की स्त्रियाँ थीं उनके लिए बड़ा ही घटिया नियम बनाया था। और वो घटिया नियम था कि जो निम्न वर्ग की स्त्रियां हैं उनके जो स्तन होते हैं, ऊपर का जो खुला हिस्सा है छाती का, उसे वो खोलकर चलेंगी। उसको वो बाजार जा रही हैं, खुले में जा रही हैं, पब्लिक प्लेस में कहीं भी जा रही हैं, तो वो स्तन उनके खुले रहने चाहिए, वो दिखने चाहिए सभी को। और अगर उन्होंने उन्हें ढका तो ढकने पर उन्हें एक टैक्स देना होगा, ब्रीथ टैक्स, यानी कि जो छाती खोलने का टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा उन्हें। ऐसी ऐसी मूर्खताएं भारत में हुई। अब तुम समझ सकते हो कि ऐसे लोगों की सोच क्या होगी। क्या वो मनुष्य हो सकते हैं? ये संसार जंगल है और जंगल ही रहेगा। तो नांगेली जो लड़की थी वो भी उसी निम्न जाति की, उसी त्रावणकोर में रहती थी। तो उसने मना कर दिया कि मैं अपने शरीर को खोलकर नहीं चल सकती। तो राजा ने भेजा कुछ लोगों को उसके पास कि उससे टैक्स लिया जाए। तो वहाँ जाकर के उन्होंने उससे बहुत जिद की, उससे कुछ उल्टा सीधा कहा, उसका अपमान किया होगा कुछ ना कुछ। तो उसने गुस्से में आकर के अपने स्तन काट करके केले के पत्ते पर रखकर उसको दे दिए और उसकी मौत हो गई। उसी जगह पर उसकी मौत हो गई। आप सोच सकते हैं कि जाति प्रथा का जहर कितना गहरा होगा उस जगह पर। नांगेली की तो मृत्यु हो गई और फिर आंदोलन हो गया दूसरे तीसरे दिन ही वहाँ पर, और ये टैक्स हटा दिया गया। राजा ने फिर तब जाकर के तो उसको हटाया। उसी जगह पर एक नादर जाति रहती थी, वो भी निम्न जाति थी। उसमें भी कुछ ऐसे ही नियम थे उल्टे सीधे कि नीची जाति की जो स्त्रियां होती हैं वो ऊंची जाति के पुरुषों के सामने अपने अंगों को ढके नहीं, खोलकर चले। तो नादर जाति की 2 महिलाओं ने ऐसा नहीं किया तो उनको फांसी दे दी गई राजा द्वारा। तो विद्रोह हुआ, तब जाकर ये भी कानून खत्म हुए। ऐसी बेवकूफियां भरी पड़ी हैं पूरे विश्व में। आप जानते हैं कि अगर आप अमेरिका का इतिहास पढ़ें थोड़ा बहुत, उसमें श्वेत और अश्वेत समाज जो अलग अलग हुआ करता था, उसमें श्वेत अश्वेतों के बीच की ऐसी करोड़ों कहानियां भरी पड़ी हैं। वहां पर हर रोज कुछ ना कुछ गलत किया जाता है।
आप देखेंगे जहाँ पादरी पोप वर्ग हुआ करता था इटली, यूरोप के क्षेत्रों में, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ पर धार्मिकता के नाम पर बहुत से भेदभाव होते हैं। तो वर्ग तो हर जगह बने हुए हैं। ऊंचे वर्ग ने नीचे वर्ग का हमेशा शोषण किया है। अब ये जाति वर्ग हो, श्रमिक वर्ग हो, पूंजीपति वर्ग किसी भी क्षेत्र में हो, वर्ग कितने क्षेत्रों में भरे पड़े हैं। आप सोच सकते हैं, गरीबी अमीरी हर जगह जो खाइयाँ बनी हुई हैं, विचारों की खाई, समाज ने कितने कितने दबाव दिए हुए हैं मनुष्यों को आपस में। तो ये सारे भेदभाव जो हैं वो अज्ञानता से पैदा होते हैं। भगत सिंह की विचारधारा एक शक्ति देने की विचारधारा है, मजबूत बनाने की विचारधारा है। वो केवल अपने कर्तव्य के लिए फांसी चढ़े थे। उन्होंने जो किया वो एक क्रांति का सूचक है। वो इस मायनों में ज़्यादा ठीक नहीं है कि भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने कुछ किया। वो इसलिए ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि वो जीवन जीने की एक ऐसी गहरी कला है कि समाधान में अपनी जिंदगी को भी चढ़ा दो, आहुति दे दो उसकी एक उच्च उद्देश्य के लिए। भगत सिंह को अपमान लगता था कि कोई उन पर ऊंचा उठकर बोले, कोई उनके ऊपर राज करे। उन्हें केवल अपने ऊपर ही नहीं बल्कि हर किसी के ऊपर ही कोई राज करे अच्छा नहीं लगता था। राज केवल अंग्रेजों का नहीं बल्कि किसी का भी कोई राज, कोई भी किसी से ऊंचा बने और किसी को नीचा दिखाए, भगत सिंह को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए भारतीय जनता को उन्होंने कहा था कि पहले तो औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ो, उसके बाद में फिर अपनी आज़ादी के लिए। अपनी आज़ादी का अर्थ है कि अपने अंदर अपनी शक्ति को मजबूती के साथ जीना। ना हम परिस्थितियों से झुकेंगे, ना हम मनुष्यों से झुकेंगे, ना किसी के सामने हाथ फैलाएंगे, ना हम अपने अंदर उठने वाले सुखों और आकांक्षाओं के सामने झुकेंगे, ना हमें इच्छा मार सकेगी, ना हम क्रोध से हारेंगे, ना हम मोह से हारेंगे, ना हम जीवन से हारेंगे, ना हम अंग्रेजों से हारेंगे। भगत सिंह की सोच ऐसी थी। भगत सिंह कुछ ऐसा ही सोचते थे। उन्होंने तो एक चीज तय कर ली थी कि मुक्ति का अर्थ होता है पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता, पूर्ण रूपेण ऊंचा जीवन, जीवन की एक अनन्य गहराई, जीवन का एक ऐसा स्वाद जिसमें शांति कट जाने पर भी हो। शरीर कभी सुखी नहीं रह सकेगा लेकिन तुम सुखी रह सकते हो। सुकूनता कहाँ से पैदा होती है? सुकूनता पैदा होती है अपने अंदर जोश तो एक जगह लगा रहे और मनुष्य जो करना चाहता है। आजादी और मुक्ति में कोई अंतर नहीं है। जिसे मोक्ष कहते हैं, मोक्ष कहीं बाहर जाने पर नहीं मिलता, यही मिल जाता है, अपने विचारों से मिलता है, अपने विचारों की गहराई से मिलता है। जब मनुष्य अपने आप में जीने लगता है तो एक ऐसी संलीनता, एक ऐसा शांति का झरना उसके अंदर से फूटता है कि जीवन का पूर्ण रस, पूर्ण आनंद, पूर्ण परिभाषा निखर कर सामने आ जाती है। भगत सिंह के जीवन से हमें और भी बहुत सारी शिक्षाएं लेनी होंगी। दरअसल ये शिक्षाएं हमें खुद लेनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि भगत सिंह तुमसे ये कहेंगे कि ऐसा है। भगत सिंह को तो खुद नहीं पता कि उसने क्या किया है, क्या नहीं किया। उसने तो बस किया क्योंकि उसे करना था। शिक्षा हमें लेनी है, जीवन हमारा, हमें बदलना है और हर किसी को अपने अनुसार शिक्षा लेनी है। मैं जो शिक्षा दे रहा हूँ वो नहीं लेनी, भगत सिंह जो शिक्षा दे रहे हैं वो नहीं लेनी। मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं सुनना, बल्कि अपने अंदर इसे सुनकर के अपने अंदर की गहराई देखनी है बस। और आगे भी अब विचारधारा को जानेंगे। काफी लंबा वीडियो हो रहा है।